कितना चाहिए? तो भाई 1 ग्राम के लिए 8 चाहिए था। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका यूनिक, ये अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्स्ट्रा बात है, इनका यूनिक मास होगा। थियरी में जो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने रेफरेंस नहीं लिया, इन्होंने हे बच्चा गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे। इट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। कल हम लोगों का जो क्लास ओवर हुआ था वो हुआ था जॉन डाल्टन की थियरी पे, इनके बारे में। बट अगेन इसको स्टार्ट करने से पहले जॉन डाल्टन ने क्या स्टोरी दिया, एक प्रॉपर लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, लिंक मेंटेन होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फिर से बैक चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो अर्लियर लोग जो आइडियाज देते थे इट वाज काइंड ऑफ विदाउट एक्सपेरिमेंट, तो उसको फिलोसॉफी बोला जाता था। तो ऐसे फिलोसोफर जैसे कि हमारे इंडिया के फिलोसोफर थे कन्नड़, महर्षि कन्नड़, और उसके बाद इन्हीं के आइडिया को आगे बढ़ाया था पाकुद कात्यायन। अब देखो कहीं पे अगर ये स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए प्लीज आप बुक वगैरह में चेक कर लेना, ठीक है, इतना चलता है, मतलब ये सब चीजें एडजस्ट कर लेना। तो इन्होंने थियरी दिया। वहीं ग्रीक फिलोसोफर्स कुछ थे, ल्यूसिपस, और बाद में आए डेमोक्रिटस, जिनको हम लोग फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। सो इनके जो ओवरऑल जो आइडिया था इट वाज कि जितने भी मैटर हैं सारे मैटर मेड अप ऑफ एटम, सारे मैटर मेड अप ऑफ एटम, और एटम एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल। तो इस थॉट को ऐसा नहीं था कि ये यहीं पे स्टॉप हो गया, ये थॉट कंटिन्यूअस इवॉल्व हो रहा था। धीरे धीरे पीपल अवेयर अबाउट द एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, ऐसे कई सारी चीजें, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ऐसे हर एक बातें जो इसका एक्सटेंशन है, धीरे धीरे पीपल स्टार्ट टू अवेयर। फिर कट टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी आते आते, क्योंकि इस टाइम पे साइंटिफिक के एप्टीट्यूड लोगों में इस तरीके से डेवलप हो गया था कि लोग अच्छे से इजी से एक्सेप्ट करने लगे, तो सोसाइटी भी साइंटिफिक होने लगा। तो इसी दौरान फ्रेंच साइंटिस्ट थे, 2 फ्रेंच साइंटिस्ट, एक के नाम था एंटोइन एल लेवोसियर, और दूसरे थे जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दोनों बेसिकली फ्रेंच केमिस्ट थे। कहां के थे? फ्रांस के फ्रेंच केमिस्ट। इन लोगों ने 2 लॉज दिए, जैसे कि लेवोसियर ने लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जोसेफ प्राउस्ट ने जो लॉ दिया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रपोर्शन। तो इन्होंने लॉ तो दे दिया, लेकिन ये लॉ जो है किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ था। जैसे कि अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये था कि इसका बस मेन पर्पज यही था कि आप जो भी केमिकल कंपोजिशन, ये बेसिकली दोनों लॉ किसके अंतर्गत आते हैं? केमिकल, बोथ कंबाइंड कम्स अंडर द केमिकल कॉम्बिनेशन, कि हमारे सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं। तो इनका कहना था कि जो भी मास इन्वॉल्व होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है, नॉट डिस्ट्रॉय, और ना ही कोई क्रिएट होता है, नॉट क्रिएट।
बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों, भाई क्यों ऐसा हो रहा है। ना तो इन्होंने ये बताया, ना ही इन्होंने एटम के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही इनका कहना यह था कि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे मान लीजिए H2O का 1:8, आप कहीं से भी लेके आओ पानी, इट ऑलवेज बी 1:8। H और O का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो थियरी था वो ये नहीं बता रहा था क्यों, कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिक्स प्रोपोर्शन क्यों है, और एटम के बारे में तो इन लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। तो ये जो थियरीज था इनके द्वारा जो दिया गया था, तो थियरी वो कहीं ना कहीं जो है लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। तो अब जॉन डाल्टन ने क्या किया? जॉन डाल्टन, देखो ये है 1790s के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री में कि 1993-4 में जो है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो कैसे गुलेटिन करके लोगों को मारा जाता था, तो उसी में लेवोजियर को मार दिया गया था। तो ये 1790s के टाइम पे इन जॉन डाल्टन जो थे इन सारे थियरीज को पढ़े समझे। और इवन अगर जॉन डाल्टन की बात करें तो ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट। मजेदार बात ये थी कि ये एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करते थे। वीवर्स मतलब समझते हो ना, जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, उन फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब ये 12 इयर्स के थे, मात्र 12 साल की एज में ये टीचर बन गए थे। 12 इयर्स की एज में टीचर, और जिस स्कूल में ये पढ़ाते थे उसी स्कूल में 17 इयर्स की एज में प्रिंसिपल बन गए। उस टाइम पे ऐसा प्रोविजन होता था कि कोई अगर स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट है तो वहां के जो भी स्कूल मैनेजमेंट होता था वो अपने बच्चों से अप्रोच करता था कि यार पढ़ा दो, टीचर्स की कमी थी। सो दैट इज द रीजन, आप लोग अपने आप को डिमोटिवेटेड मत फील करना। तो 12 साल की एज में ये टीचर, तो इन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और 1808 में थियरी दिया। इन्होंने जो थियरी दिया उसको बोला जाता है एटॉमिक थियरी। एटॉमिक थियरी ऑफ जॉन डाल्टन। ये जितनी भी कमी है उनको दूर करता है, और ये एक तरीके से साइंस का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें एक अच्छा खासा रेफरेंस सेट करता है। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, चाहे वो वेदर एलिमेंट की बात करो आप, एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी कंपाउंड हैं एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, विच इज नोन एज एटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अगेन बात समझो, इनके थियरी में जो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने रेफरेंस नहीं लिया, इन्होंने रेफरेंस लिया एंशिएंट थियरी से, एटम का भी रेफरेंस लिया, इन्होंने रेफरेंस लिया इसका भी। कैसे केमिकल को कंबाइन कर रहे हैं? मैटर का मतलब ये केमिकल कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, सबको इंक्लूड कर रहे हैं। और ये यही कह रहे हैं कि जितने भी बनते हैं वो एटम से मिलके बने हुए हैं। और जब भी कोई थियरी दिया जाता है
ठीक है। थियरी देने का मतलब ये है कि थियरी का पर्पस यही रहता है कि वो हर एक सिचुएशन में प्रूफ हो। तो जो थियरी दिया जाता है ऑलवेज बेस्ड ऑन सम एजम्पशन, ऑलवेज बेस्ड ऑन सम एजम्पशन। जब ये थियरी दे रहे थे तो इन्होंने कुछ एजम्पशन कंसीडर किया। एजम्पशन का मतलब क्या है? एजम्पशन का मतलब ये है कि कोई बात एज्यूम करना, टेकन एज अ ट्रू, कोई बात को टेकन एज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, किसी तरीके के प्रूफ के बिना जो है हम लोग उसको ट्रू कंसीडर कर लेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट। एक बड़ा ही सिंपल टर्म में हम बोल देते हैं इसको पोस्टुलेट। तो जॉन डाल्टन ने ये जो थियरी दिया, दिस थियरी कंटेन्स सम पोस्टुलेट। ऐसा नहीं है कि इस थियरी से ही बस आप ये सारा का सारा जस्टिफाई कर दोगे। ये थियरी जो है इसके पीछे कुछ एक पोस्टुलेट दे रखा है जो रिलेट करता है एटम को, कि जो मैं बोल रहा हूं कि एटम ही सारा मैटर कंबाइन करता है, किसी भी तरीके का फॉर्मेशन अगर बनता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट एटम के बारे में भी जान लो कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं एटम को लेकर। तो वही पोस्टुलेट्स जो हैं, यानी कि वो जो ट्रू मैं मान रहा हूं, जो बात मैं सत्य मान रहा हूं अपने हिसाब से, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, उसको मैं जैसे कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने ये मान लिया कि जब आप साउथ इंडिया जाते हो तो टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, मान लो आपको गर्मी लगेगा, यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ थिंकिंग, और आपने इसी रेफरेंस को लेकर आप मान लीजिए घूमने चले गए, ट्रेवल करने चले गए साउथ इंडिया विदाउट एनी काइंड ऑफ स्वेटर और किसी भी तरीके का वार्म क्लॉथ नहीं ले गए, आराम से टी शर्ट वी शर्ट चिल करते हुए पहुंच गए। अब आप मुन्नार में घूमने चले गए हाइयर एलिवेशन पे, तो पता चला वहां पे टेम्परेचर जो है 20 से नीचे है, अब आपको ठंड लगने लगी। तो आपने जो एक्टिविटी किया वो बेस्ड ऑन एजम्पशन, बाद में वो अगर कोई गलती होता है तो वो फिर करेक्शन के लिए चांस रहता है, तो इसी को थियरी बोला जाता है। थियरी ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बाद में उसको चेंज भी किया जा सकता है, मेकिंग इट मोर एप्रोप्रिएट। तो इस टाइम पर 1808 पर he has reference of इन सबके philosophies and the theories of Lavoisier and Proust. On this basis he gave this statement, this atomic theory. लेकिन ये एटॉमिक थियरी देने के लिए जो इन्होंने एटम का रेफरेंस लिया, इस वाले में एटम का रेफरेंस इन लोगों ने नहीं लिया था, जो इन्होंने एटम का रेफरेंस लिया उस एटम को लेकर उन्होंने कुछ एज्यूम किया था, कुछ एजम्पशन, कुछ पोस्टुलेट्स थे, उसको इसके बाद डिस्कस करते हैं उन पोस्टुलेट्स को। इसको मैं बैठाता हूं, ठीक है। तो इनके पोस्टुलेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सी, जब आप डाल्टन की थियरी की बात करते हो या कोई भी ऐसी थियरी है, उनके अगर पोस्टुलेट को आप डिस्कस नहीं करोगे तो वो इंफॉर्मेशन अपने में इनकम्प्लीट है। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरा एक फ्रेंड है वो यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सीम्स लाइक सही है, नो डाउट जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो करेक्ट है। लेकिन अब मैं कहूं कि वो मेरा दोस्त जो 10 किलोमीटर दूर रहता है, अब आप उसके पास जब मिल के आओ तो आप कभी मिल ही नहीं सकते हो। तो जहां पे मैं खड़ा हूं, मान लो जहां पे भी मैं हूं, 10 किलोमीटर तो उसके चारों तरफ है ना। तो उस जो भी हम लोग थियरी डिस्कस कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट मतलब मेरा जो टारगेट क्या था, फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड। अब उस फ्रेंड का लोकेशन अगर मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताऊंगा कि टुवर्ड्स ईस्ट है, अदरवाइज आप हमेशा भटकते रहोगे। दैट इज द रीजन जब भी हम लोग कोई थियरी डिस्कस करते हैं उनके जो भी कंडीशंस होते हैं, जो भी पोस्टुलेट्स होते हैं, उसको जरूर समझना रहता है। सो दैट्स द पॉइंट। सो पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थियरी, postulates of Dalton एटॉमिक थियरी। तो इनका पोस्टुलेट किस पे बेस्ड था? पूरा का पूरा एटम पे, एटम के ऊपर इनका जो है पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट अगेन मैंने कहा ना, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं हम जो भी शब्द यूज कर रहे हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग आप समझो। पोस्टुलेट का मतलब ये कि इन्होंने कुछ एजम्पशन माना, एजम्पशन
एज ट्रू विदाउट प्रूफ। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने थियरी सुने हुए थे, उनके बेसिस पे उन्होंने एक एजम्पशन माना और उसके बेसिस पे इन्होंने जो थियरी दिया उसी को बोला जाता है पोस्टुलेट। तो इसके बेसिस पे उनका थियरी है। तो ये बेसिस क्या है, ये पोस्टुलेट्स क्या है, इनको समझते हैं। इनका कहना ये है, पहली बात, एक तो ये हो गया कि जितने भी मैटर हैं इट मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, जो कि एटम से बना होता है। इन्होंने कहा एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि कोई भी एक नया मैटर या किसी भी तरीके का अगर मैटर फॉर्म होता है तो समहाउ उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये एटम है जो रियल में पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन में जब एटम पार्टिसिपेट करे, जब केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है तो एटम नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ना ही ये जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है ना ही ये क्रिएट होता है। ये कहां से थियरी आया भाई? हम लोगों ने शुरू से पढ़ रहे हैं ना कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम किसके बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं? इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। जो लेवोसियर थे उन्होंने जो लॉ दिया था मास का, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उसका जस्टिफिकेशन ये है एटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना ही क्रिएट होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। अभी तक तो यही थियरी हमारा चल रहा है। तो ये रिएक्शन करके किसी न किसी तरीके का कंपाउंड ही फॉर्म करेगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? द रिलेटिव नंबर, जो भी ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, द रिलेटिव नंबर एंड, इसका मतलब आप समझना, एंड काइंड ऑफ एटम इन कंपाउंड मैटर सब चलेगा। इन कंपाउंड इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव नंबर, एग्जांपल के लिए आप समझो, जैसे कि हम लोग H2O ले लें, ठीक है? तो रिलेटिव नंबर के हिसाब से एक O को 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक? और अगर वेट के हिसाब से देखें तो 1:8, क्योंकि एटॉमिक मास अगर जाते हैं तो इसका 2 होता है, एक H का 1 हो गया, 1 × 2 2 तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कट कर देंगे इतना पैसे। तो रिलेटिव नंबर इस बात को दिखा रहा है, इसके रेशियो का, कि जो तुम एटम को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ये जो कंबाइन हो रहे हैं ये चीज रिलेटिव नंबर, इनका मतलब रेशियो। दूसरा काइंड, कितने तरीके के हाइड्रोजन, यानी कि वाटर में हमने कितने तरीके के एटम यूज किए या एलिमेंट यूज किए? हमने यूज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट। ये चेंज नहीं हो सकते। अगर ये चेंज हुआ तो वो एलिमेंट ही बदल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इज कांस्टेंट। ठीक, साथ में जब ये कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, जब ये कंपाउंड बना रहे हैं मींस एटम कंबाइंड इन होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ?
कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कोई एक एटम आया, मान लो एक एटम ये है, मेरा एक एटम है ए, ये बी के साथ आ रहा है मिलने के लिए, कुछ बनाने के लिए। अब पहले होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर का मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है तो होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 मीन्स इंटीजर में हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट फ्रैक्शन। तो ए आया कंबाइन होने के लिए बी के साथ, ठीक है, तो ये होल नंबर या तो एक आएगा, या हो सकता है 2 आए, या 4 आए, 6 आए, ऐसा नहीं होगा कि 2.5। 2.5 का मतलब ये ब्रेक दिखा रहा है, हाफ जो है ब्रेक। तो भाई एटम तो हमने पहले ही मान रखा है, ये तो इनडिविजिबल है, इट्स इनडिविजिबल, आप ब्रेक तो कर ही नहीं सकते हो। तो थ्योरी क्लियर हुआ। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, उसको जस्टिफाई किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को जस्टिफाई किया। अब समझो, 4 बात ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात ये है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका यूनिक, ये अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्स्ट्रा बात है, इनका यूनिक मास होगा। यूनिक मास होने के कारण इनका यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो नहीं सकता है। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो एलिमेंट बदल जाएगा, वो कंपाउंड बदल जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कंपाउंड या एलिमेंट चलेगा। जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होगा, इस एटम के कारण उसका अपना एक यूनिक मास होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने H2O को लिया, H2O में मास कितना हो सकता है टोटल? 16 और +2 18 हो सकता है, 18 ग्राम मैक्सिमम। एक रेफरेंस में बस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका यूनिक मास होगा और यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हो ना कि डिफरेंट, एक ही बात है, डिफरेंट कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, अलग अलग मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इनके मेजर पोस्टुलेट्स थे। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया। जब आप डाल्टन को समझाओगे तो इनके पोस्टुलेट को भी क्लियर कट समझाओगे, ये बातें लिखोगे, ठीक है। देखो एक बात भी क्लियर अच्छे से समझो, जैसे जब हम लोग बात करते हैं एटम का, अगर इवोल्यूशन देखा जाए तो एटम, फिर जो हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ एलिमेंट को लेकर, तो एटम जो है, जैसे कोई भी एटम, एग्जांपल के लिए मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा एटम है, H2 हमारा एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन जो है अपना अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो जाके कंबाइंड हो जाएगा, तब वो एलिमेंट के फॉर्म में, तभी वो बेचारा जो है एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। H हमेशा अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो ऑक्सीजन को लेना है, ऑक्सीजन का आप देख सकते हो O2, बट कहीं कहीं एटम और एलिमेंट का मीनिंग सेम है, क्योंकि जैसे मान लो हीलियम ले लो, तो हीलियम अकेले, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं वो अपने अकेले जो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो हीलियम हो गया, चाहे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे के सारे अकेले एग्जिस्ट करते हैं। तो समटाइम एटम और एलिमेंट एक जैसे, बट एलिमेंट जो है अगला एक्सटेंशन है एटम का, फिर यही अगला एक्सटेंशन होते हैं आपके कंपाउंड का। तो एलिमेंट जो होगा, सारे के सारे एलिमेंट का यूनिक मास, इसी के बेसिस पे तो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है।
आई होप आपको पोस्टुलेट समझ में आया होगा। पोस्टुलेट जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। जब तक आप पोस्टुलेट नहीं लिखोगे, जॉन डाल्टन की थियरी जो है इररिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी लोगों को लगता है, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कभी कि सर जी एटम को ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। भाई हम लोग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थियरी पढ़ रहे हैं, याद रखना। हम लोग इनको केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री का रेफरेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए आप उड़ नहीं सकते हो ना, सिंपल तो यही है, आप उड़ तो सकते नहीं हो, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको स्पेस में पहुंचा दूं तो वहां का थियरी पूरा चेंज हो गया ना। या क्या हो गया अगर मैं कहीं पे आपको पूरा ग्रेविटी लेस कर दूं तो वो थियरी, वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्टडी है। ये केमिस्ट्री में पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में हम लोग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर फिजिक्स तब हम लोग एटम को डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले बात पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी का बस इतना काम है कि इलेक्ट्रॉन मेरा जो है शेयर कर लेता है, अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन बनाता है, इतने तक ही केमिस्ट्री सीमित है, इससे ज्यादा नहीं जाता है केमिस्ट्री। इसके बाद जो भी जाता है डिटेल में जाता है, फिर आपके क्वांटम फिजिक्स में चला जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में चला जाएगा, ऑल दिस थिंग्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर एटॉमिक जो डाल्टन थियरी वो गलत है। नहीं, थियरी गलत नहीं है। थियरी जो है बेसिस है फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल साइंस, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिएक्शन में, इन अ रिएक्शन जिसमें सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है विथ एसिटिक एसिड, फॉर्म कर रहा है सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बेसिकली अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में कहूं तो Na2CO3 प्लस CH3COOH इज इक्वल CH3COO सोडियम एसीटेट Na प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये कंडीशन दिए, इनके वेट दिए हुए हैं। तो इनके वेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है 5.3 ग्राम, इसका दिया हुआ है 6 ग्राम, ये बता रहा है 8.2 ग्राम, और ये है आपका 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम जो है आपका वाटर है। तो हमें ये चेक करना है कि ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसमें हम लोग जो है अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं इक्वेशन को, या बैलेंस कर ही देते हैं, चलो ठीक है। बैलेंस अगर करेंगे तो सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अगर 2 सोडियम का हुआ तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा हो रहा है। अब जरा चेक करो तो, एक सेकेंड। देखो अभी आपके लेवल पे बैलेंस नहीं करना, अगर ना भी करो तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 5.3 प्लस 6 यानी कि 11.3 ग्राम। ये हमारा रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कि रिएक्ट करके ये बना। अब इसको जरा काउंट कर लेते हैं।
8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 कितना हुआ? 11.3 ग्राम. So yes, it is following the law of mass conservation. Means ये क्या कर रहा है? Law of mass conservation को follow कर रहा है. mass conservation को follow कर रहा है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दी वही डेफिनेट कंपोजिशन जो प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पे. क्वेश्चन का कहना यह है कि हाइड्रोजन वाटर से रिलेटेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो दिया हुआ है. ठीक है, हाइड्रोजन क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मास रेशियो इन वाटर के अंदर जो इनका मास रेशियो है. देखो ये दोनों कंबाइन करके और भी चीजें बनाते हैं. ठीक है, इसलिए ज्यादा डाउट मत करना. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 खैर, तो इनका जो रेशियो वो दिया हुआ है 1:8. कहने का मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर चाहिए तो वाटर बनाने के लिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. बात समझ में आ रहा है? तो इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्वांटिटी बताना है. हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मेक वाटर. पानी बनाने के लिए कितना वाटर चाहिए? टू मेक वाटर कितना चाहिए? तो भाई 1 ग्राम के लिए 8 चाहिए था. अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 इंटू 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी कितना हो गया? 24 ग्राम ऑक्सीजन. और ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है डेफिनिट प्रोपोर्शन के बेसिस पे कैसे इनका रेशियो फिक्स रहता है. ठीक है, गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर. आपके जो पीछे हम लोग डिस्कस किए उसमें मिल जाएगा. अगेन डाल्टन्स के दिए हुए पोस्टुलेट में जो हम लोगों ने डाल्टन के पोस्टुलेट को डिस्कस किया था वो कहां पे इनडायरेक्टली शो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको बताना है कहां पे. और दूसरा इसी डाल्टन आपको आंसर लिखना है. ठीक है, ये आंसर आपको खैर पीछे वाले जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जस्ट उसमें मिल जाएगा. दूसरा आपको ये भी बताना है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहां पे डिस्कस किया गया. डेफिनिट प्रोपोर्शन तो ऐसा नहीं है कि कोई एक, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 5 से 6 पोस्टुलेट हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, और ऐसा नहीं किसी एक पोस्टुलेट से मान लो इसका तो मिल जाएगा, किसी एक पोस्टुलेट से आपका आंसर जस्टिफाइड नहीं होगा. इस वाले में हो सकता है 2 या 3 पोस्टुलेट का इस्तेमाल करना पड़े, तो आप इस आंसर को बिल्ड करना. ठीक है, ठीक. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है ये ओवर हुआ अभी के लिए. बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू.